हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने तरंग के बारे में जाना था, तरंग के प्रकार जाना था कि तरंग क्या होता है, यांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं। थोड़ा बहुत हमने श्रृंगार्थ के बारे में भी जाना था, संपीड़न विदलन के बारे में जाना था। तो आज हम उसी लेक्चर में आगे बढ़ते हुए आज संपीड़न के बारे में पढ़ेंगे। संपीड़न क्या होता है, चलिए संपीड़न स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अनुदैर्ध्य तरंग में पढ़ा था कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। केवल देखिए, संपीड़न विदलन किस में देखने को मिलता है, अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुदैर्ध्य तरंग होता क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, जब जब तरंग संचरण की दिशा, मतलब तरंग इधर की ओर जा रही है। सपोज करिए कि तरंग आपका क्या हो रहा है, तरंग आपकी क्या हो रही है, इधर की ओर जा रही है। तो माध्यम के कण जो हों, जिस माध्यम में, कोई भी माध्यम, वायु हो सकता है, माध्यम निर्वात हो सकता है, निर्वात में क्या, वो कण क्या भी हो, जो माध्यम के कण हो वो भी क्या करें, उसी दिशा में गति करें, तो क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। ठीक है। तो उसी में क्या होता है कि दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उसमें क्या होता है कि दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला क्या होता है कि अनुदैर्ध्य तरंग में पहली स्थिति जो उत्पन्न होती है वो क्या होती है कि कण, एक स्थिति ऐसी आती है जब कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो देखिए, जब कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। आज संपीड़न कहते हैं। और जब कण दूर दूर होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। जब कण पास पास होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, संपीड़न, और जब कण दूर दूर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो किसका, अगर हम पूछें कि किसका घनत्व तो बताइए अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है ये पास पास है। जो पास पास होता है उसी का घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। जो दूर दूर होता है उसका घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो चलिए, आप लोग समझ गए हैं आई होप। अब इसको डिफिनीशन के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संपीड़न क्या होता है, माध्यम के जिस स्थान पर कण पास पास हो जाते हैं, माध्यम के जिस स्थान पर कण क्या हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं, तथा घनत्व तो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। अभी हम दिखाए थे। ठीक है। विरलन क्या होता है कि माध्यम के कण जिस स्थान पर दूर दूर हो जाते हैं तथा घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। अब देखिए, साम्य स्थिति क्या होता है, साम्य स्थिति समझते हैं। साम्य स्थिति क्या होता है, देखिए, कोई भी तरंग है, मान लीजिए हम तरंग पढ़ रहे हैं तो तरंग को के बारे में ही जानेंगे, तरंग से रिलेट करके ही जानेंगे। ठीक है। देखिए, जब कोई तरंग गति करता है तो अगर तरंग को देखा जाए तो तरंग किसके सापेक्ष ऊपर नीचे जा रहा है, इसी के तो सापेक्ष, इस ऊपर जा नीचे, इस लाइन के सापेक्ष ही तो तरंग ऊपर जा रहा है, या क्या हो रहा है, तरंग नीचे जा रहा है, इस लाइन के ही तो सापेक्ष। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, साम्य स्थिति कहलाएगी। ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक, चलिए एक आम लाइफ से लेकर एक जान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक रोप है। रोप थोड़ा सा स्पष्ट बनाते हैं। ये एक आपका रोप है, रस्सी है, इसमें आपने कुछ बाल या कुछ भी बांध दिया, मान लीजिए बाल ही बांध दिए। जब बाल को बांध के आप क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो पुश करेंगे तो ये क्या होगा, ये कुछ इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर उधर अपने इस स्थिति के, ये जो स्थिति है इसके इधर उधर क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है। तो यह स्थिति जो कहलाती है यही साम्य स्थिति कहलाती है। ठीक है। तो आप देखिए, ये जो स्थिति कहलाएगी यही क्या कहलाएगी, साम्य स्थिति कहलाएगी। थोड़ा सा इसको डिफिनीशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु अपने मूल स्थिति से क्या हो, इधर उधर गति करता है तो क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, साम्य स्थिति कहलाता है। यह उस वस्तु का क्या कहलाता है, साम्य स्थिति। ये वही पेंडुलम या कह सकते हैं, ये बॉल बंधा हुआ है, बॉल बंधने के क्या कर रहा है, इधर उधर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये जो स्थिति कहलाती है, ये वाली स्थिति। ठीक है। एक्चुअल में एक मिनट लाइनर से समझाते हैं। तो ये वाली जो स्थिति कहलाती है ये क्या कहलाती है, साम्य स्थिति कहलाती है। ठीक है। इसमें तरंग क्या कर रहा है, अपने इस स्थिति के परितः क्या कर रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये वाली इसकी स्थिति क्या कहलाएगी, इसमें साम्य स्थिति कहलाएगी। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है।
अब चलिए क्या करते हैं, आयाम के बारे में पढ़ते हैं। आयाम क्या होता है, चलिए आयाम को समझते हैं। आयाम देखिए, जब कोई तरंग गति करने के दौरान अपनी साम्य स्थिति से जितनी ऊपर की ओर जाती है, क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। चल, 1 मिनट रुक जाइए, हम दिखाते हैं। देखिए, ये आपकी तरंग है, ये तरंग क्या कर रही है, गति कर रही है, तरंग आपकी गति कर रही है, ठीक है। ये अपनी मुंह साम्य स्थिति, ये इसका साम्य स्थिति तो यही है, यही तो साम्य स्थिति है ना। तो ये साम्य स्थिति से जितना ऊपर जाती है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई है ना, यहाँ देखिए गहराई में भी यहाँ से यहाँ तक गई है, ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक गई है, ठीक है। तो ये जितनी ऊपर जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट, यहाँ से ये पूरा हाइट जो होता है, इसी हाइट को हम क्या कहते हैं, साम्य स्थिति कहते हैं। इस हाइट को हम क्या कहते हैं, इस वाले हाइट को हम क्या कहते हैं, सॉरी आयाम कहते हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। यहाँ से साम्य स्थिति से लेकर ये मैक्सिमम पॉइंट, इस पॉइंट तक की जो हाइट होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, ठीक है। साम्य स्थिति से ये जो हाइट होगी आयाम कहलाएगी। और कल हम बताए थे, इस उच्चतम बिंदु को, इस उच्चतम बिंदु को क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। और ये निम्नतम बिंदु को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, इस निम्नतम बिंदु को क्या कहते हैं, इस निम्नतम उच्चतम बिंदु को श्रृंग, और ये नीचतम बिंदु को गर्त। इस नीचतम बिंदु को क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो एक डिफिनीशन और भी बनाना हो तो हम बना सकते हैं, साम्य स्थिति से श्रृंग तक की जो हाइट होती है, ये जो ऊंचाई होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप आयाम समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, आयाम का आधा डिफिनीशन, थोड़ा सा हिस्सा इधर है, ठीक है। देखिए, इसे क्या कहते हैं, इसे हम ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किस, ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। जाहिर सी बात है, वो हाइट ही तो नाप रहा है ना, साम्य स्थिति से लेकर श्रृंग तक की हाइट ही, तो हाइट को किस में मापते हैं, मीटर में होता है। तो इसका जो मेजरमेंट होता है, सॉरी इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, और इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला चलते हैं, तरंग दैर्ध्य। देखिए, किसी तरंग द्वारा, कोई भी तरंग हो, किसी तरंग द्वारा एक चक्कर लगाने में, किसी तरंग द्वारा एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। मतलब तरंगदैर्ध्य एक प्रकार की, देखिए क्या होती है, लंबाई होती है। समझते हैं थोड़ा सा इस तरह से कुछ। देखिए, एक तरंग चली, एक चक्कर, देखिए एक चक्कर समझना जरूरी है। यहाँ से तरंग चली, अब इसका एक चक्कर यहाँ पूरा हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। फिर आगे चलती है तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा चक्कर हो जाएगा, ठीक है। तरंग यहाँ से चलना स्टार्ट की, 2 चक्कर लगा दी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी लेती है, मतलब ये जो दूरी कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, एक चक्कर देखो ना, ये घूमा और यहाँ पर चला गया, एक चक्कर लगा लिया। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यही क्या कहलाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करती, हो सकता है कि तरंग दैर्ध्य अधिक, कई तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। जैसे एक समझाते हैं, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से, देखिए अब इसमें हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये जितनी ये टोटल लंबाई है, यही क्या हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य। क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में दूरी कितनी लगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लगी है, तो ये जो दूरी होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तरंग दैर्ध्य समझ गए होंगे, एक बार हम डिफिनीशन पढ़ देते हैं। देखिए, किसी तरंग द्वारा एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। चलिए अब अगला डिफिनीशन पढ़ते हैं, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए, तरंग द्वारा, मान लीजिए कि थोड़ा सा उसी टाइप का एक समझाते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है आपका पास, समय, अपने घड़ी में आप घड़ी देखिए, घड़ी में 1 सेकंड फिक्स कर लीजिए। अब मान लीजिए किसी भी ध्वनि से, कोई भी ध्वनि हो सकती है, या किसी से भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से 1 सेकंड में तरंग कितनी बार, कितना चक्कर लगा लेता है, इसमें कितने चक्कर लगा रहा है, ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर हो गया,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, दूसरा चक्कर। अगर 1 सेकंड में 2 चक्कर ये लगा रहा है तो इसकी आवृत्ति हम कितनी बोलेंगे, 2 चक्कर। चलिए हम पंखे का एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने घड़ी में देख लीजिए, आपका समय 1 सेकंड फिट कर लीजिए। अब देखिए 1 सेकंड में पंखा कितनी बार घूम जाता है, ठीक है। जितनी बार पंखा घूमेगा, मान लीजिए 1 सेकंड में 20 बार पंखा घूम गया, ठीक है, 20 राउंड पंखा घूम गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पंखे की आवृत्ति कितनी है, पंखे की आवृत्ति कितनी है, 20 है। सिंपल सा बोल देंगे, पंखे की आवृत्ति कितनी है, 20 है, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितना पंखा घूमेगा वो पंखे की आवृत्ति होगी। 1 सेकंड में तरंग जितना चक्कर लगाएगा, जितना चक्कर लगाएगा उस चक्कर की जो संख्या होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। तरंग द्वारा 1 सेकंड में पूरी की गई चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसे एच जेड से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लास्ट डिफिनीशन जो आज के लेक्चर में जो लास्ट डिफिनीशन है वो है आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल क्या होता है कि अब देखिए थोड़ा सा आवृत्ति और आवर्तकाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ 1 सेकंड हमने फिक्स क्या किया, 1 सेकंड में हमने देखा कि कोई भी वस्तु कितनी चक्कर लगा लेती है, ठीक है, उस चक्कर की संख्या को हमने आवृत्ति कहा। लेकिन इसमें देखिए आवर्तकाल में क्या होता है कि जब कोई तरंग एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाती है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई पंखा है, पंखे को ही देखिए तो पंखा देखिए एक चक्कर मतलब एक राउंड घूमने में कितना समय ले रहा है, वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि क्या है कि सपोज करिए ये आपके कोई कोई भी साउंड है, उस साउंड से क्या निकली है, तरंग निकली है, ये तरंग निकली है, ठीक है। तो आप देखिए कि एक चक्कर, ये तरंग जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, ठीक है, एक चक्कर ये पूरा करने में कितना समय लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग नोट्स बनाइए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक्स।